हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर, फिजिक्स ट्यूनर से आज आपके सामने यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हेडिंग अंडर यूनिट एंड डायमेंशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ अ फिजिक्स नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये एक लाइन आपकी नॉर्मली हर बुक में मिली, ये आपको लिखी हुई, लेकिन इसका मीनिंग क्या है तो पहले एक्सप्लेन करूँ सो दैट ये आपको लाइन क्लियर हो जाए। कंसीडर करते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका कि मास m है। ओके, इस पर आपने एक फोर्स F अप्लाई किया एंड ड्यू टू दिस फोर्स इस बॉडी में या इस ब्लॉक में जो एक्सीलेशन जनरेट हुआ वो है ए। अब आप अगर इस फोर्स, इस मास और इस एक्सीलेशन के इन बिटवीन रिलेशन लिखें, नॉर्मली आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ओके, तो यहाँ आपका मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको एक रिजल्टेंट मिल रहा है, फोर्स, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। बट अगर इस कंबाइंड फॉर्मूले पे आप कंसंट्रेट करें तो आपने इसको पढ़ा होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ। आपने इसको, जो न्यूटन के 3 रूल है उनमें से जो सेकंड रूल है वो आपने इस फॉर्मेट में पढ़ा होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, मास, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। और जब इन तीनों को इस फॉर्मेट में कंबाइन किया तो ये कंबाइन होकर कहलाता है आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ या रूल। ओके, तो यही तो यहाँ कहा गया है कि क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ अ फिजिक्स, ये लॉ हो गया नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि टू मासेज हैं m1 और m2। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस है r, जहां ये प्लेस किए गए हैं। तो देन ग्रेविटी के कारण इनके इन बिटवीन जो अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करेगा F, वो आपका रिलेशन दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से, कि m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है? मास है और फिजिकल क्वांटिटीज है ये। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज है। फोर्स, जो इनके जो है प्रोडक्ट से आपको रिजल्टेंट मिलता है वो है फोर्स। ठीक, इट मीन्स आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन जनरेट कर दिया। लेकिन ये रिलेशन तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एक स्पेसिफिक नेम से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन आपका एक लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो यही है कि आपका क्या, क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक अब और क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप समझ लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं। तो देन इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सिव जो फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव कब? जबकि अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और रिपल्सिव फोर्स तब होगा जबकि ये दोनों सिमिलर टाइप के चार्जेस होंगे। लेकिन हमारा इंटेंशन अभी वहां नहीं है इतना। अभी हम यहाँ जानना चाहते हैं कि ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है इनके इन बिटवीन वो दिया जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने 9th स्टैंडर्ड पर रीडिंग की होगी। अगेन चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो मिल रहा है फोर्स वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अगेन आपने जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन लिख दिया। लेकिन ये रिलेशन तो जो है आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स रूल के नाम से। ठीक, तो अगेन लॉ ऑफ फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी। तो इट मीन्स ये अब डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई। क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स स्केलर है, वेक्टर है, या फिर रेशियो। एंड देन सेकंड है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं
बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। स्केलर, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आप स्केलर कहलाते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर कहेंगे। एग्जाम्पल जो है आपका कुछ इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज में मास है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टाइम, ये भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, बस एक ही डायरेक्शन है इसकी फिक्स। देन आता है वॉल्यूम, देन आफ्टर दैट स्पीड। हाँ, इसमें वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंडर जाएगी, स्केलर, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी आप कह सकते हैं। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जो कि आपके अंडर स्केलर आते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी सभी स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब जो इन जिनका कि ये स्केलर क्वांटिटीज ओबे करती हैं वो रूल आपका सिंपल अलजेब्रा का रूल है। तो ओबेज ऑलवेज रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा के रूल्स नहीं है आपके इसमें यूज होते हैं। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप कहें 2 kg प्लस 5 kg विल बी इक्वल टू सिंपल 7 kg, एंड आप कह सकते हैं 3 सेकेंड प्लस 9 सेकेंड इक्वल टू सिंपली नंबर ऐड अप होंगे 12 सेकेंड। ओके, देन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 10 मीटर माइनस 2 मीटर, इट विल बी सिंपल 8 मीटर। तो ये आपका सिंपल एल्जेब्रिकल रूल को स्केलर क्वांटिटी फॉलो करती है। नाउ वी मूव टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या हैं? जैसे कि नाम से क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन्स दोनों होंगी इसमें इंक्लूडेड, डायरेक्शन भी होगी इन फिजिकल क्वांटिटीज की और एक आपका मैग्नीट्यूड। ठीक, एग्जांपल अगर इनके कंसीडर करे जाएं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन इसके फॉर्मेट में स्पेसिफाई की जा सकती है। देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। फोर्स, फोर्स भी ऑलवेज आपका डायरेक्शन रखता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन, वेट, तो ये आपकी फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर नेचर की है। इनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। जैसे कि वेलोसिटी के लिए लिखें 5 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसकी यूनिट है, आगे बात करेंगे क्या है यूनिट। एंड देन दिस इज द डायरेक्शन। ओके, देन फोर्स 5 न्यूटन वेस्ट, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, देन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर के अंडर आएगी। एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में एक्सेलरेशन आप लिखेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ। ओके, ये आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगी वेक्टर्स में। अब जो रूल आपका वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करते हैं वो है आपका ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन और वी कैन से पैरेललोग्राम रूल। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पैरेललोग्राम या वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करती हैं वे क्वांटिटी आपकी वेक्टर होंगी इन द नेचर। और जो आपका वेक्टर क्वांटिटी पैरेललोग्राम रूल को फॉलो ना करें, जो फिजिकल क्वांटिटी पैरेललोग्राम रूल या वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करें, देन ऐसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो। ओके, नाउ इट कम्स टू रेशोज। रेशोज फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट ही ना हो, ये प्योर नंबर्स हैं।
ओनली एंड ओनली प्योर नंबर, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड ओनली इनके पास है, यूनिट नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ओके, हैव नो डायरेक्शन एंड यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल एक प्योर नंबर है। तो गिलास के लिए आपने पढ़ा होगा न्यू गिलास 1.5, एक प्योर नंबर है, ना इसकी कोई यूनिट है, ना इसकी कोई डायरेक्शन है। ठीक, देन ऐसे ही आपने पढ़ी होगी रिलेटिव डेंसिटी। कहने को तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर ना इनकी कोई यूनिट है, डायरेक्शन। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा, वाटर की डेंसिटी और जो भी आप सब्सटेंस की डेंसिटी जानते हैं वो आप न्यूमरेटर, सब्सटेंस की सब्सटेंस डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं बनेगी, ना कोई डायरेक्शन होगी, ओनली एक प्योर नंबर हो। ओके, ऐसे ही एक थर्ड और ले लेते हैं, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर अगर एरिया वाइज कहें तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, अगर वॉल्यूम वाइज कहें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है स्ट्रेन। अब आपके पास नोमरेटर में भी लेंथ और डिनोमिनेटर भी लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो कोई भी इसकी यूनिट नहीं बन के आए, इनकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कोई यूनिट नहीं है और ना ही कोई डायरेक्शन, लेकिन ये एक प्योर नंबर, दस रेशोस। तो ये आपकी थ्री टाइप की जो है सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप इन तीन फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते, स्केलर, वेक्टर्स और रेशोस। फंडामेंटल क्वांटिटी बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंस, ये आपकी थ्री टाइप है, फंडामेंटल और अ बेस क्वांटिटी। नंबर टू है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइनल है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कंसीडर करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, दैट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, means physical quantities which cannot be expressed in terms of other fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities, इनकी टोटल काउंटिंग है 7। 7 आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स इनमें से किसी एक को पिक करें तो देन उसको अदर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे, तो ये 7 क्वांटिटी आपके पास क्लियर है, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है आपका क्वांटिटी, एंड देन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये नॉर्मली केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर का क्या मीनिंग है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 1 मीटर, आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर इज हाउ मच सेकेंड्स, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा ऑलवेज, आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे 1 मीटर हाउ मच सेकंड के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ मच सेकंड। आई थिंक ये जो है ब्लैंक ही रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क ही बना रहेगा कि 1 kg हाउ मच मीटर, और या कहें आपका हाउ मच सेकंड, नहीं बताया पा। ओके ठीक है, इसी में कहें कि 1 kg इज हाउ मच केल्विन, ये नंबर आप नहीं बता पाए, एक 1 kg जो है वो हाउ मच केल्विन के इक्वल है, इसी को फिजिकली इंडिपेंडेंट कहा गया। ये फिजिकल क्वांटिटी जो एक से दूसरे में कन्वर्ट ना की जा सकती हो, ऐसी ही ये 7 फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ये हमारे फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी नहीं है, इसको लिए हम छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टाइम, ये 5 आपकी 11th-12th क्लास में और नीट और जेई फिजिक्स में इन्हीं का केवल और केवल यूज। हाँ, इनमें से जो है आपकी फर्स्ट जो 4 हैं,
ये आपकी 11th क्लास में यूज होंगी। कंप्लीट 11th में जो है ये आपकी चार ही फिजिकल क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल यूज होंगी। हाँ, ये इलेक्ट्रिक करंट नाम की जो फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है ये आपकी नॉर्मली 12th क्लास में होंगी। नीट और जेई में तो आपका सब मिक्स हो जाएगा फिर। नाउ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अदर में कौन कौन सी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और जो आपकी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज है उन पर भी ये जो है डिपेंड नहीं करती। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की, प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल। नाउ फ्रॉम दिस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम प्लेन एंगल को पहले पिक करते हैं, सॉलिड एंगल को हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे। प्लेन एंगल क्या है कि आपने जो है मान लीजिए कि एक एबीसीडी प्लेन लिया, ये तो इसी प्लेन के इनसाइड आपने क्रिएट किया ये एक सर्किल। कंसिडर करते हैं कि इस सर्किल का सेंटर ओ है और इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट पी है जो कि इस सर्कुलर ट्रैक पर मूवमेंट के लिए फ्री है। देन आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट पी इस सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल करते हुए क्यू पॉइंट तक ट्रेवल कर जाता है और इस बीच में जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो है आपका आर्क पी क्यू के इक्वल, जो सरकमफ्रेंस पे सर्किल के कवर। ओके, इसे मान लेते हैं हम लेंथ एल है और इस सर्किल की रेडियस को हम कंसीडर कर देते हैं आर। तो देन ये आर इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पर कितना एंगल परफॉर्म करता है वो एंगल हमने रिप्रेजेंट कर लिया थीटा से। और ये आपका क्या है? प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन में सबटेंड हुआ, ये है प्लेन एंगल। ओके, क्योंकि एक प्लेन में ही जो है सबटेंड, सब प्रोसेस एक प्लेन के इनसाइड ही चल रहा है 2D प्लेन। ओके, अब इसको जो है आप न्यूमेरिकली फार्मूला बेसिस पर किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे इस एंगल थीटा को, वो लिखते हैं फार्मूला। तो एंगल विल बी, या प्लेन एंगल जो भी आप कहना चाहें, एंगल इक्वल्स टू आर्क जो कि सरकमफ्रेंस पर इस सर्किल के परफॉर्म किया गया है, आर्क पी क्यू, और डिनोमिनेटर में आएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देन इट विल बी आर्क लेंथ क्या है? एल, और सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर, तो दिस विल बी एंगल थीटा। तो ये तो इसका फार्मूला बन गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये एंगल एल अपॉन आर डिग्री में आया या फिर रेडियन में। तो ये ऑलवेज ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका एंगल रेडियन में मेजर होगा। ओके, ये रेडियंस में मेजर होगा, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप एंगल को लिख रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मेट में, then this angle will be always comes out in radian, not in degree। तो डिग्री में नहीं, रेडियन में मेजर होगा। अगर हम यहाँ कंसीडर करें कि ये फुल सरकमफ्रेंस है तो देन ये कितना एंगल यहाँ सेंटर पर इस सर्कुलर ट्रैक के परफॉर्म करेगी, सबटेंड करेगी, वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि ये सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कुलर पाथ की, 2 पाई आर की इक्वल। एल की लोकेशन पर आप फीड करेंगे 2 पाई आर एंड देन आर, तो एंगल थीटा बाई कंप्लीट सर्किल कितना होगा? एल की वैल्यू तो आप यूज करेंगे 2 पाई आर और अपॉन नीचे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, तो इट मीन्स 2 पाई। और ये क्या होगा? रेडियन, ये रेडियन में होगा आपका 2 पाई। बट वी नो दैट कि एक सर्कुलर ट्रैक पूरा अपने सेंटर पे कितना एंगल परफॉर्म करता है, सबटेंड करता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इट मीन्स 2 पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू है 360 डिग्री। पाई रेडियन कितना हो जाएगा? इट विल बी 360 अपॉन 2, 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना आएगा? 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ध्यान रखना कि डिग्रीज में तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री की।
नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज अ सॉलिड एंगल। डेफिनेशन इसकी ये ग्रीन कलर में लिखी हुई है, रीडिंग कर लें, बट बेसिक मीनिंग इसका क्या है वो मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। आप कंसीडर कीजिए कि एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर की सरफेस पर आपने कोई एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, ठीक, आप इसको समझ सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया आपने सेलेक्ट किया। हाँ, आउटसाइड से ही आपका कॉन्वेक्स नेचर का आपको शो होगा, कॉन्वेक्स नेचर का सरफेस। बट अगर केवल इसकी पेरिफेरी पर आप कंसंट्रेट करें तो देन इट विल बी सर्कुलर इन द नेचर। ये सर्कुलर इन द नेचर पेरिफेरी, और होगा भी एक ही प्लेन में, ये पूरे सर्किल एक प्लेन में। अब इस पेरिफेरी के ईच एंड एवरी पॉइंट को आप एक लाइन के थ्रू इस एक पॉइंट पर यहाँ पर मिलाएं थ्रू स्ट्रेट लाइन। ये सरफेस आप ये समझिए, क्योंकि ये जो सर्किल होगा ये एक ही प्लेन में होंगे सभी पॉइंट, डिफरेंट प्लेन में नहीं। ये सरफेस और ये सरफेस आप एक ही समझिए, ओके। अब इस सरफेस के जो सर्कुलर ये आपका पाथ है, कि ईच एंड एवरी पॉइंट को आपने इस पॉइंट से कनेक्ट, तो देन जो शेप आपके पास स्ट्रक्चर बन करके आएगी वो कुछ इस वे की आएगी। ये जो आपको यहाँ कलरफुल लाइन से दिखाई दे रही है, ये 3D में आपको शो होगा। तो देन ये अगर पी पॉइंट मान लिया जाए, और ये पी पॉइंट एक्चुअली में स्फीयर का सेंटर, तो देन ये सरफेस या सर्कुलर जो आपका रिम है, ये इस पॉइंट पी पर जो एंगल फॉर्म करेगी, ये सरफेस के द्वारा जो एंगल पी पॉइंट पर परफॉर्म या सबटेंड किया जा रहा है, ये एंगल ही आपका कहलाता है सॉलिड एंगल। और इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं हम ओम से और ओमेगा, ओके। तो ये एंगल सॉलिड एंगल, जो कि आपका जो है ये वायर्स, या अगर ये कंप्लीट कर्ड सरफेस ऑफ दिस कोन की अगर अज्यूम की जाए, तो हेंस जो एंगल ये आपका एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर फॉर्म होगा, वो कहलाता है सॉलिड एंगल ओमेगा और ओम, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। तो यही है पी पॉइंट पर। बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि एक सरफेस द्वारा उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट पी कंसीडर किया जाए, या एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी कंसीडर किया जाए, तो देन उस सरफेस की पेरिफेरी जितना भी एंगल इस पॉइंट पी पर परफॉर्म करती है, सबटेंड करती है, वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, ओके। It is important to note that this angle, or this angle, or this, all are same and equals to ओमेगा और ओम, सभी सेम है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, बस इनकी पोजीशन अलग अलग है। ये एरिया आपने इतना लिया, ये एरिया थोड़ा बड़ा है, और ये आपका मैक्सिमम है, बट इवन देन एंगल सभी इस पॉइंट पी पर ये सभी जो है सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। नाउ एक्सप्रेशन और अ फार्मूला फॉर द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होगा दैट विल बी ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा ए ऑन रेडियस का स्क्वायर। अब डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए अगर आपने ये सरफेस आपको शो हो रहा है, ये कंसीडर किया, हाँ ये यही है, दिस इज डेल्टा ए, और रेडियस, रेडियस इस स्फीयर की आप ये कह सकते हैं, ये तो आपका आउटर साइड से शो हो रहा है आपको, ठीक है, ये इसी का एक पार्ट है स्फीयर का, कौन के फॉर्मेट में आपने इससे कट करके बाहर निकाला, ओके। दिस इज द आर फ्रॉम हियर हियर, लेंथ हाइट ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, इस आर का स्क्वायर, और ये सरफेस न्यूमरेटर में, इसका रेशो आपका ये सॉलिड एंगल,
दिस इज ए सॉलिड एंगल। यस, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओम से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर इस स्फीयर की बात की तो इस स्फीयर पर आपका कंसीडर किया गया एरिया है वो है आपका ये वाला, दिस एरिया कंसीडर किए डेल्टा ए। हाँ, इसी को एनलार्ज करके ये शो किया। तो इस एरिया ने जो यहाँ स्फीयर के सेंटर पर जो आपका सॉलिड एंगल सबटेंड किया है इस वे में, यहाँ ये सॉलिड एंगल ये ओमेगा। ओके, इसी को अगेन यहाँ शो किया गया। तो दिस इज द सॉलिड एंगल, एक सरफेस फॉर्मेट में होगा ये। ओके, ये तो हो गया एक सेक्शन का कि आपने स्फीयर पे एक सेक्शन लिया हुआ था, देन ड्यू टू डेट एट द सेंटर ऑफ क्या सॉलिड एंगल जनरेट होगा, वो एक्सप्रेशन आपका यहाँ रिप्रेजेंट किया ओमेगा डी ए बाई आर। बट अगर हम कंसीडर करें कि टोटल स्फीयर ने सेंटर इस ऊपर, लेट अस कॉल दिस ओ, इस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल परफॉर्म करता, तो देन आप क्या करेंगे, डेल्टा ए की रिप्लेसमेंट कर देंगे आप स्फीयर की सरफेस एरिया। इट मीन्स दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर एंड अपॉन आर स्क्वायर, दिस कम्स आउट 4। इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट स्फीयर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 4 पाई इट्स सेंटर। एक स्फीयर अपने सेंटर पर, एक स्फीयर की कंप्लीट सरफेस अपने सेंटर पर 4 पाई का एंगल सबटेंड करती है। अब लेकिन यहाँ डेल्टा ए मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर तो यूनिटलेस है, तो यहाँ 4 पाई लिखा। लेकिन तो हम अपनी तरफ से एक यूनिट अप्लाई करते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में ये एंगल मेजर किया जाता है। कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल परफॉर्म कर। डेफिनेशन ऑफ वन स्टेरेडियन, तो पहले तो हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, वन स्टेरेडियन कैसे अवेलेबल होगा। ओके, फ्रॉम फार्मूला ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर, ये फार्मूला आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है। ओके, डी ए क्या है कि आप एक स्फीयर की सरफेस पर कोई एक एरिया लेंगे डी ए, एंड देन इस एरिया की डिस्टेंस आपकी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर होगी वो आर। ठीक, ये भी आर कह सकते हैं, ये भी आर। बट इफ डी ए जो आप एरिया कंसीडर कर रहे हैं स्फीयर की सरफेस पर, दैट इज if dA equals to 1 meter square and R equals to 1 meter, then from first omega will be dA की वैल्यू और R की वैल्यू आप फीड कीजिए फर्स्ट में, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1 by 1 equals to 1। तो इट मीन्स दिस नंबर क्या है कि प्योर नंबर है, मीन्स यूनिट लेस कह सकते हैं। बट इवन देन हम ओमेगा को अपनी तरफ से यूनिट सप्लाई करते हैं, दैट इज ए स्टेरेडियन। ओमेगा इट मीन्स हम सॉलिड एंगल, इट मीन्स ओमेगा को अपनी तरफ से जो यूनिट सप्लाई करते हैं दैट इज ए स्टेरेडियन। तो ओमेगा कम्स आउट 1 स्टेरेडियन। डेफिनेशन जो आप इसको एग्जाम में यूज करेंगे, लिखेंगे, इफ वी टेक एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल टू 1 मीटर, देन एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया at the center of sphere will be equal to 1 स्टेरेडियन। यहाँ रेडियस आप, रेडियस ऑफ स्फीयर आप 1 मीटर लेंगे, यहाँ कहीं आया वहाँ, यहाँ 1 मीटर रेडियस होगी, और जो सरफेस एरिया ऑन द स्फीयर लेंगे आप
दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये डी ए जो है विल बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और रेडियस 1 मीटर। तब ये डेफिनेशन आपकी जनरेट। पिछली स्लाइड में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमने कंसीडर की थी, उनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन क्यों रखी गई है के विषय में मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल करना चाहूँ। प्लेन एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा इक्वल टू आर्क दिस पी क्यू अपॉन रेडियस ओ पी या ओ क्यू भी कह सकते। ठीक, तो आर्क पी क्यू एक लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, लिख दिया आपने इसको। और रेडियस वो भी लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। ओपी जो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ है, कि रेडियस आर की एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ये भी मीटर में मेजरमेंट की गई है, वो आर को भी मीटर में मेजरमेंट किया गया है। तो मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो इट मीन्स थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। इन द सिमिलर वे अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला बताया था पिछली स्लाइड में कि ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए, जो कि आपका इस स्फीयर की सरफेस पे कंसीडर किया गया, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, ओ बी, ये वाला स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ओपी स्क्वायर। डेल्टा ए अगर इस सरफेस की जो आपने सर्कुलर लिया हुआ, सर्किल लिया हुआ है, इसकी रेडियस को अगर आप आर कंसीडर करें, तो देन दिस विल बी डेल्टा ए पाई आर स्क्वायर। और इस स्फीयर की रेडियस आर है, तो देन आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इट मीन एरिया है, एरिया की यूनिट हुई मीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर दिस अगेन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ओमेगा इट मीन सॉलिड एंगल भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है। तो इट मीन्स दोनों ही प्लेन एंगल हो या फिर सॉलिड एंगल हो, दोनों ही क्वांटिटी हमारी ये यूनिटलेस है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट मीन्स लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ ये एरिया फिजिकल क्वांटिटी है। जो ये डेल्टा ए जो है ये आपका एरिया है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे, वो बाद में आएगी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के क्लोजर है, जो कि मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ये क्लोजर नहीं है। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको क्यों हमने थीटा को और ओमेगा को रेडियन और स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली ये यूनिट क्यों प्रोवाइड किए। ठीक है, तो वो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई बाई 5, यूनिट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एट ए पॉइंट ऑफ पी। तो मान लीजिए कि आपका जो है कोई पॉइंट पी है, ये दिया है, इसके ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हुआ, दिस इज अ पाई बाई 5, यूनिट गिवन दी। नाउ वी कैन नोट डिसाइड दैट ऑब्जेक्ट इज अ 2D और अ 3D टाइप, क्योंकि ये यूनिट तो है नहीं। तो अब हमें ये आइडिया नहीं है कि जो ये एंगल फॉर्म हुआ है एट पॉइंट पी, ये किसी एक आर्क के द्वारा है या फिर किसी एक सरफेस के द्वारा। मेन समस्या यही जनरेट हो रही है कि अगर आप इसको यूनिट नहीं लिखते हैं, ये आइडिया लगाना मुश्किल है कि ये एंगल पाई बाई 5 है, ये किसी एक आर्क के द्वारा यहाँ बनाया गया है या फिर किसी एरिया के द्वारा यहाँ बनाया है। अगर ये एरिया है तो देन दिस विल बी पाई बाई 5 सॉलिड एंगल है, और अगर ये एक आर्क के द्वारा यहाँ पर बना हुआ तो देन ये प्लेन एंगल है। तो इसीलिए प्लेन एंगल को हम रेडियन यूनिट प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, या कहें सप्लाई करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन यूनिट सप्लाई करते हैं। इसीलिए कि सप्लीमेंट्री, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इनको यूनिट जो है सप्लाई की गई है हमारी तरफ से, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। प्लेन एंगल को हमने रेडियन कह दिया और सॉलिड एंगल को हमने स्टेरेडियन में मेजर करेंगे, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन यूनिट हमने प्रोवाइड की। तो यही वजह है कि अगर हम यूनिट लिखेंगे एंगल के अगेंस्ट स्टेरेडियन और रेडियन, तो देन हमारे लिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कि ऑब्जेक्ट 2D है या फिर 3D है, ये जो है इजी नहीं रहे। क्लियर हो गया होगा आपको।
Let us take a question on solid angle. The moon has a surface area of approximately 3.8 10 to the power 7 kilometer square and has a mean orbital radius about the earth is this much kilometer. So what is the solid angle subtended by the moon on the observer present on the earth surface? ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर ली कि अर्थ है और ए पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर उपस्थित और ये मून है जिसका कि सरफेस एरिया मींस स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन है ये ओके। तो ये मून का सरफेस एरिया गिवन है, तो ये जानना चाह रहा है कि आपका जो मून है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जर्वर की आई पर या पॉइंट ए पर। तो ये सॉलिड एंगल अननोन है, ये कितना है ओके। तो इसका मून का एनलार्ज व्यू कुछ ये दिखाया हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है, ध्यान रखना। तो ये सरफेस एरिया गिवन है आपको कंप्लीट मून का यहाँ पर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज गिवन 3.8 10 to the power 7 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको सॉलिड एंगल अगर कैलकुलेट करना है इसको ओमेगा, तो दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपने लिख लिया, ये तो ओनली एक फार्मूला लिखा। अब आपको ये कैलकुलेट करना, तो डेल्टा ए एक्चुअल में क्या है? डेल्टा एक्चुअल में है कि ये जो आपकी मून की मैक्सिमम जो सरफेस एरिया, ये नहीं, यहाँ अगर आप देखें कंसीडर करें तो मून का ये आपका जो इसके सेंटर से पास आउट होने वाला एरिया है, सरफेस एरिया ना कह करके इस स्फीयर का मैं इसको कह रहा हूँ। ये इसी से तो लाइन अगर यहाँ आप सबटेंड करेंगे तो इसके ये दो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट जो होंगे उनसे जो एंगल फॉर्म होगा वो सॉलिड एंगल है। ये आप इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट को इस सरफेस के यहाँ देखें, इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट को अगर आप अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर की आई को एक पॉइंट मानते हुए मिलाएंगे तो वो आपका वहां सॉलिड एंगल परफॉर्म होगा उसकी आई पर या कहें पॉइंट ए पर। जो ये पॉइंट ए हम कह रहे हैं इस लोकेशन, तो इन पॉइंट्स को मुझे जो है पॉइंट ए पर मिलाना होगा ला करके। अगर आप कहीं ये पॉइंट नहीं बनेंगे, केवल एक सरफेस लेनी है, वो ये कंप्लीट जो है ये डायमीटर इसकी जो है सरकमफ्रेंस पर, तो ये मीटिंग यहाँ कराएंगे तो देन दिस विल बी द सॉलिड एंगल। अब ये एरिया कितना होगा? दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। इसको मून को समझ लीजिए, इस लोकेशन से कट किया तो देन जो है आपको हेमिस्फेरिकल जो पार्ट शो होगा यहाँ पर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स ये पाई आर स्क्वायर पोर्शन ही होगा जो कि सॉलिड एंगल परफॉर्म करेगा ऑब्जर्वर की आई पर। तो ये ही है डेल्टा ए। देन आर आपका है मून से लेकर के अर्थ तक की जो डिस्टेंस है, आर की रोल कर रहा है ये। देन ठीक है, ये वैल्यूज दो आप यहाँ फीड कर दीजिए, 3.8 10 to the power 7 अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, इट मीन्स 3.8 10 to the power 5 एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस। आप कैलकुलेट कर लें एंड देन आफ्टर ठीक है जो भी एक नंबर आएगा आप यहाँ यूज करें वो लिख लें सॉल्व करके आप। लेकिन ओमेगा इट मीन्स सॉलिड एंगल मेजर किस में करेंगे? स्टेरेडियन में, तो ये स्टेरेडियन में आंसर आए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्लूटो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो देन पेरिहेलियन एंड एपीहेलियन पोजीशन में जो सॉलिड एंगल प्लूटो सन सरफेस पर सबटेंड करता है उनका रेशो क्या है? अब सॉलिड एंगल का जो फार्मूला है आप जानते ही हैं, ओमेगा इक्वल्स टू एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड एंगल। मीन्स जो एरिया सॉलिड एंगल के लिए किसी पॉइंट पर रेस्पॉन्सिबल है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मीन्स सरफेस की पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और जो आपका रेस्पॉन्सिबल सरफेस है सॉलिड एंगल के लिए वो। ओमेगा इज इक्वल टू एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिड एंगल
एट ए पॉइंट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स सरफेस टू पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देन हियर ओमेगा 1 विल बी पाई r1 स्क्वायर, एरिया हो गया ये तो, अपॉन डिस्टेंस, इस ये है डिस्टेंस ओमेगा 1 के लिए, जूम कर लेते हैं d1 और d1, क्योंकि इसी वे में ओमेगा 2 पाई r1 स्क्वायर। ये r1 क्या है? दिस इज r1 इज द रेडियस ऑफ प्लूटो, ये है r1, दिस इज r1, r भी कह सकते हैं। इन दिस वे पाई r1 स्क्वायर अपॉन d2, d2 क्या है? d2 इज दिस डिस्टेंस, पेरिहेलियन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लूटो, d2 स्क्वायर। देन आपको फाइंड आउट करना है एपीलियन एंड पेरिहेलियन पोजीशन में जो सॉलिड एंगल परफॉर्म हो रहे हैं उनका रेशियो। देन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या है, ये आपको फाइंड आउट कर। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करें तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी सिंपली d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। d2 इज दिस और d1 इज दिस, पे फीड करिए नंबर। d2 इज 4.4 10 to the power 9 square of this upon d1 is 7.3 10 to the power 9 square of this. So after solution I think this will comes out, ये आंसर आपको जो गिवन है वही आएगा। सॉल्व आप कर सकते हैं 0.363। ध्यान रखना ये एंगल जो रेशियो आएगा ये कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, ओके, रेडियन ये गलत लिखा है, कोई यूनिट नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक जैसी दो क्वांटिटीज का रेशो है। तो बस ये आपका 0.363 विल बी द आंसर।